हेलो बच्चों, गॉस लॉ के एप्लीकेशन गॉस लॉ के क्वेश्चंस में हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। उसमें कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया जाएगा एक फिगर में अल्फा एक्स रेज टू द पावर 1/2 और आपका ई वाई इक्वल टू 0, ई जेड इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू आपके पास 800 दी गई है। देखिए, इस तरीके से आपने एक यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, एक आपने देखिए इस तरीके से क्यूब बनाया हुआ है। ठीक है, इस क्यूब की डायमेंशन जो इस तरीके से दी हुई है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो इसकी जो ये वाली डायमेंशन है, ये आपकी ए है, यहाँ से ए डिस्टेंस है और ये वाला भी आपका ए है। ठीक है, और आपको वेयर ए, जो ए की वैल्यू है 0.1 है। तो इस पे आपको दो क्वेश्चंस निकालने के लिए दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि आपको फिगर में ई एक्स अल्फा एक्स रेज टू द पावर 1/2 है, ई वाई आपका 0 है, ई जेड 0 है और अल्फा की वैल्यू 800 है। ए की वैल्यू आपको 0.1 इन्होंने दे दी है। 0.1 ये वाली फ्लक्स, ये वाली फेज है इसकी, और 0.1 डिस्टेंस पे ये वाली फेज है, ए साइड इसको हमने बोल दिया। तो ये क्यूब है आपका, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्यूब रखा हुआ है। आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चार्ज इनसाइड क्यूब। क्यूब के अंदर कितना चार्ज रखा होगा, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फ्लक्स कितना इमर्ज करेगा, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उसके अंदर चार्ज कितना है। देखिए, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आती है तो आप ऐसा सोच के चलिए, अगर आपने ये क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता, मान लीजिए मेरा हाथ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, मान लो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो मेरे लिए, तो आप में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और आप में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी आपकी, ये हाथ में से पास करेंगी। तो अगर बेटा आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपसे मेरी तरफ को आएंगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपसे दूर भी चली जाएंगी। तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से समझना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, चार्ज इनसाइड क्यूब। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ से आपकी साइड तरफ से मेरी साइड आएंगी, उतने ही चली जाएंगे। अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मेरे हाथ से नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए इस हाथ की जगह मैंने यहाँ पे ये इस तरीके का क्यूबिकल स्ट्रक्चर रखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, आपसे डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ ये वॉल आपके नजदीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और ये वाली आपसे दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो यहाँ फ्लक्स कम होगा, यहाँ फ्लक्स ज्यादा होगा, समझ रहे ना। तो एंटर कम करेंगी, निकलेंगी ज्यादा। कैसे, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो मान लीजिए 100 एंटर करती हैं और 150 बाहर निकलती हैं, 100 एंटर करती हैं, 150 बाहर निकलती हैं, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, 50 हो गया। और अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होते तो 100 आपसे एंटर करती, 100 ही बाहर निकलती, तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता। तो आपको समझना है कि ये क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब की जो डायमेंशन है आपकी, ये ए और ये ए दे रखी है। अब आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता तो आप बोलते कि भाई इस वाली फेज के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, इस फेज से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इमर्ज करेंगी, यानी कि वो बाहर निकलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट दिए हैं, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। पहले क्वेश्चन की थोड़ा सा समझ बनाते हैं, एक क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो एक्सरसाइज में से 4-5 क्वेश्चन और होंगे, आप उसको सॉल्व कर दोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जैसे क्या दिया है आपको, देखिए ई, अब अगर मैं ई वेक्टर डिफाइन करता, सपोज ई वेक्टर डिफाइन करता, तो वो क्या होता है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप होता। तो ई वाई और ई जेड दोनों 0 हैं, तो बच्चों आपका जो ई वेक्टर है वो ई एक्स आई कैप होता ना। तो कहने का मतलब ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे,
जो Ex की वैल्यू दी हुई है आपको, Ex की वैल्यू आपको अल्फा एक्स रेस टू द पावर 1/2 दी हुई है। Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेस टू द पावर 1/2 का मतलब हो गया कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास x कम है, जैसे आप यहाँ पे x की जगह 1 लिखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के हिसाब से आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा। मीन्स जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ते जा रही है वैसे वैसे बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। आपका फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है। फ्लक्स इज ई इंटू ए। तो अगर आपका ई इंक्रीज होगा डिस्टेंस के साथ तो फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, तो मैंने इसको लेफ्ट फेस कह दिया, इसको राइट फेस कह दिया। अब आप ध्यान से समझिए, जो ओरिजिन है आपकी, ओरिजिन से लेफ्ट फेस की डिस्टेंस स्मॉल ए है, राइट फेस की डिस्टेंस a प्लस ए 2a है। तो यहाँ डिस्टेंस a है लेफ्ट फेस की, राइट फेस की 2a है। तो अगर मैं लेफ्ट फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता हूँ तो मैं यहाँ पे x की जगह पे a लिखूंगा, और अगर मैं राइट फेस का डिफाइन करता हूँ तो मैं a की जगह पे 2a लिखूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे उसने नहीं बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को फोटो कीजिए, क्योंकि मुझे फ्लक्स निकालना तो E इंटू ए चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करवा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं बच्चों लेफ्ट फेस की। लेफ्ट फेस, ठीक है, इसका जो लेफ्ट फेस है वो कितना डिस्टेंस पे है, x इक्वल टू ए डिस्टेंस पे है आपका। लेफ्ट फेस इज एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू ए। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Ex दिया हुआ है आपको अल्फा एक्स रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। तो आपने, अगर आप Ex कहाँ पे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस पे निकाल रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अल्फा लिखना है, x की जगह पे a लिखना है, a पावर 1/2 हो जाएगा। अब आपको अगर फ्लक्स निकालना है बच्चों, ऐसे ही फ्लक्स क्या निकालेंगे, फ्लक्स कहाँ पे, लेफ्ट फेस पे अगर आप निकालने जाते हैं तो लेफ्ट फेस पे निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फाई जो आपका L है लेफ्ट फेस का वो Ex L हो जाएगा इंटू एरिया ऑफ फेस, इस फेस का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ फेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये आपका देखिए ना, ये ए है, ये भी ए है, तो ये जो फेस है एक स्क्वायर फेस तो है। एरिया ऑफ वन साइड या वन फेस ऑफ क्यूब, एक फेस क्यूब का कितना होता है ए स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ अगर करूंगा ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो मेरे पास यहां से क्या होने वाला, देखिए फाई एल अगर मैं निकाल रहा हूँ EXL, EXL की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा ए रेस टू द पावर 1/2, ये 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 एक ही जैसे बना देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो पावर ऐड हो जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगा अल्फा ए रेस टू द पावर, ये हो जाएगा बेटा 5/2, ऐड हो जाती है पावर्स तो 5/2। तो आपका ये लेफ्ट फेस का, आपका लेफ्ट फेस का फ्लक्स निकल गया, अल्फा ए रेस टू द पावर 5/2 लेफ्ट फेस का निकाल दिया। अब ऐसे ही मैं जाऊंगा राइट फेस के लिए निकालने के लिए, तो मुझे लेफ्ट की जगह पे देखो क्या करना है, लेफ्ट की जगह पे राइट लिख देना है। एक्स की जगह पे मेरा कितना आ जाएगा, देखो ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2a आ जाएगा बच्चों। बस ऐसे ही कुछ मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, तो मैं लेफ्ट के बाद फिर किसका निकाल दूंगा, राइट फेस का। जल्दी से इसको नोट करिए। अब मैं जाता हूँ राइट फेस के लिए। राइट फेस के लिए क्या होगा, देखिए राइट फेस की डिस्टेंस कितनी है, a प्लस ए आपकी 2a डिस्टेंस है। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू फ्लक्स, तो क्या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड x कौन से फेस का, राइट फेस का। फॉर्मूला क्या था इसका, अल्फा एक्स रेज टू द पावर 1/2 था, तो यहाँ पे अल्फा
इसकी जगह पे आपने 2a लिख देना है, पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे अल्फा और 2 पावर 1/2 हो जाएगा और a पावर यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। इस टाइप से निकल के आ जाएगा आपका EXR निकल के आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर फ्लक्स निकालना है, तो बच्चों फ्लक्स वही हो जाएगा ना, EX इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हो जाएगा। एरिया अभी निकाल के दिखाया था, क्यूब की अगर इस साइड का a स्क्वायर है तो इस साइड का भी तो a स्क्वायर होगा। तो आपका क्या हो गया देखो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे 2 पावर 1/2 और अल्फा पावर 1/2 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये अल्फा है और ये आपका है ये सब अल्फा 2 एक ही ऐसे लिख रहे हैं, तो 2 की पावर हो जाएगा दोबारा से लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है देखिए, अल्फा 2 पावर 1/2 a पावर 1/2 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो a की पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो अल्फा 2 पावर 1/2 और a पावर 5/2, 1/2 प्लस 2 पावर ऐड हो जाएंगे, आपकी ये निकल के आ गया। तो ये राइट साइड का फ्लक्स निकल के आ रखा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट साइड का फ्लक्स है, ये राइट साइड का फ्लक्स है। क्लियर दिख रहा है बच्चों, राइट साइड का फ्लक्स आपका लेफ्ट साइड के फ्लक्स से ज्यादा है, क्योंकि इसके पास अल्फा a रेज़ टू द पावर 5/2 है और इसके पास अल्फा a रेज़ टू द पावर 5/2 तो है ही, लेकिन 2 पावर 1/2 ये एक्स्ट्रा टर्म है। तो क्लियर हो रहा है कि राइट का फ्लक्स ज्यादा है, लेफ्ट का कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो अब अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है तो फाई हो जाएगा, फाई क्या होगा राइट माइनस फाई लेफ्ट। राइट का फ्लक्स कितना है देखो आपका अल्फा 2 रेज़ टू द पावर 1/2 a रेज़ टू द पावर 5/2 माइनस अल्फा a रेज़ टू द पावर 5/2। अब आपको दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है अल्फा a रेज़ टू द पावर 5/2 बाहर हो जाएगा, 2 पावर 1/2 माइनस 1 ये अंदर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको बोल देंगे हम लोग अल्फा a रेज़ टू द पावर 5/2, इसको 2 की पावर 1/2 मीन्स √2 हो गया, √2 माइनस 1। अब सारी वैल्यू लिखना शुरू करता हूँ मैं। देखो अल्फा कितना था मेरा 800, ठीक है, a कितना था बच्चों 0.1, इसकी पावर 5/2 है और ये होता है आपका 1.41 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, देखिए 800 इंटू 1/10 इसकी पावर 5/2 इंटू 0.41। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। किसी बच्चे को अगर डायरेक्ट सॉल्व करना आता है तो वेरी गुड, इसको नहीं आता वो यहाँ ध्यान दीजिए। 1/10 इसकी पावर 5/2 इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसको 10 रेज़ टू द पावर 5/2 लिख सकता हूँ। 5/2 क्या है बच्चों, अभी समझाया था मैंने, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 1/2 तो होगा, मल्टीप्लाई में पावर सेट हो जाती है, तो इसको वापस ऐड करोगे तो 2 + 1/2 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1/100 और यहाँ पे आपका ये देखिए √10। अब आपको समझना पड़ेगा √9 कितना होगा, देखो √9 आपका 3 होता है, तो √10 जो होगा वो 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मान लो 3.1 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। अप्रोक्सीमेटेड आंसर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लिख दोगे 3.1 के अप्रॉक्स वैल्यू। तो जहां पे आपका 1/10 रेज़ टू द पावर 5/2 है, उसकी जगह 1/100 इंटू 3.1 आपका सॉल्व करके आएगा। जल्दी से इसको लिखिए आप। तो ये आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा 800 इंटू 100 इंटू 3.1 इंटू 0.41। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8 हो गया, 8 4 जा 32, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा अपॉन 3.1। इसको आप डिवाइड कर दें तो ये आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 1.05। अब ये बेटा फ्लक्स निकाल ले हो, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फाई इक्वल टू ई है। ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, F/Q, तो न्यूटन पर कूलॉम और मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.05 न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है। अब हमारी बारी है सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की। सेकंड पार्ट हमसे पूछा जा रहा था
इसके अंदर चार्ज कितना होगा। सेकेंड पार्ट, तो हमें पता है गॉस लॉ। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू निकालना है तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई की वैल्यू 1.05 है, एप्सिलॉन नॉट होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बस आपने करना क्या है, 9.27 के आसपास वैल्यू आती है इसकी, इसको मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा 9.27 इंटू 10⁻11 इतना कूलम। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻11 12। कैलकुलेट कर लेंगे वो तो आप, तो निकल जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी चार्ज की। तो इसके अंदर इतना चार्ज होगा। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी पे बेस्ड अब होता क्या है ना, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। एक अगर आप फ्लक्स की एक्सरसाइज में जाके सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स की एक्सरसाइज में आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फ्लक्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, उसमें फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो वो एक क्वेश्चन हो गया। आप प्रीवियस मैंने फ्लक्स में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं कराए थे, लेकिन फ्लक्स में भी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। इस तरीके का डायग्राम दे देता है, बोल देता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग है, फ्लक्स निकालिए। हो सकता है अभी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टाइम चल रहा है, आपसे बोल दे कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और कर सकते हैं। ऐसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, कि क्या हो सकता है, देखो क्वेश्चन आपका एक 1 मार्क्स क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें लिखेंगे अ क्यूब इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या कहा, अ क्यूब इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis, acting along x axis, acting along x axis। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, उसमें आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपने क्यूब रखा हुआ है। what will be flux through it, flux through it। इससे फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों आप बोलोगे कि भाई क्यूब रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी वहां से बाहर निकल जाएंगी। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि फ्लक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों, आप बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग। ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि आपको उसने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे दिया था, तो वो पूरे के पूरे मीडियम में या पूरे के पूरे स्पेस में उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स आपका एग्जिस्ट कर जाएगा वहां से, तो इसलिए नेट फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। और एक्सरसाइज के अंदर जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस टाइप के आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपने, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन और है हमारा, 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, ठीक है, कंटेन्स 2 स्फेरिकल सेल्स, नाम दे देते हैं इनको S1 एंड S2, कंटेन्स चार्ज Q and 2Q, having radii small r1 and r2, फाइंड। क्या फाइंड करना है, 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे बना रहे हैं। मैं एक एक करके बच्चों लिखा रहा हूँ, फिर उसको आप लोग एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसका फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज्यादा जगह तो है नहीं। इस तरीके से 2 कंसेंट्रिक मतलब होता है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स उनको बोलते हैं जिनका सेंटर एक ही होगा। तो इसकी रेडियस r1 है,
इसकी रेडियस आपकी कितनी है, R2 है। ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। दो स्पेयर है, एक S1 एक S2, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस कितनी है, R2 है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे इसके अंदर चार्ज Q रखा हुआ है, इसके अंदर 2Q चार्ज रखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला, फाइंड रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू देम, उनसे जो पास होने वाला फ्लक्स है उसका रेशियो बताना है, पहला क्वेश्चन। और चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको, ठीक है। इनका जो फ्लक्स है उसका रेशियो क्या होगा, देखिए गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है आपका फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली जो सरफेस S1 है इसके लिए मैं फ्लक्स φ1 कर लेता हूँ। बच्चों इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, Q, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट φ1। ऐसे ही हो जाएगा आपका φ2। अब ये वाली जो सरफेस है इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, Q प्लस 2Q। देखिए इस सरफेस के अंदर ये 2Q तो है और ये वाली सरफेस भी इसके अंदर ही है। मतलब क्या हुआ, जो इस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो 2Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो तो S2 से जाएंगी ही जाएंगी, साथ में जो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी तो बाहर जाएंगी। तो टोटल चार्ज ये वाला S2 सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, 2Q प्लस Q या Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये हो गया 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये φ2 की वैल्यू आ गई। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इनका रेशियो क्या होगा। तो अब देखिए आपसे पूछा गया है φ1 अपॉन φ2 बताना है आपने। तो ये कितना था, देखो यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये आपके पास 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया, ये Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास 1/3 इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा आंसर हो गया कि इनका जो फ्लक्स का रेशियो है वो 1/3 होगा। सेकंड क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं, इफ अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is placed in the space of किसके स्पेस में, in the space of sphere S1, then what will be flux through it। इसका सोल्यूशन। अब आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे Q1 रखा जाता है और यहाँ पे Q2 रखा जाता है तो और इनके बीच में मीडियम अभी एयर है, तो बच्चों फोर्स F एयर होता है। और अगर इसके बीच में हम लोग मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हमारा जो फोर्स होता है वो F मीडियम होता है। और F मीडियम क्या होता था, F एयर अपॉन K। ये प्रीवियस वीडियोस में करा चुका हूँ कि जब मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा कि आप और आपके भैया घर में हैं तो आप पे फोर्स उस समय ज़्यादा लगेगा, आपको सामान चाहिए, फ्री स्पेस हो गया। फिर अगर मम्मी घर में है तो फोर्स आप पे कम लगेगा। तो उसी तरीके से जब मीडियम हम लेके आ जाते हैं तो मीडियम लेके आने से लगने वाला फोर्स जैसे कम होता है, वैसे ही फ्लक्स जब आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम ले आएंगे तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फाई किसमें, मीडियम में जो होगा वो फाई एयर में होगा अपॉन के हो जाएगा। अब इस सरफेस के लिए भी एयर के लिए हमने निकाला था, क्या वैल्यू था, फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, यानी कि 1 अपॉन के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स क्या होता है कि फ्लक्स अगर 100 है, पहले 100 है तो अब 100/k हो जाएगा, तो 1 अपॉन के टाइम्स वो हो जाता है, उसकी वैल्यू 5, मतलब 1 अपॉन के टाइम्स ऑफ 5 अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपने देखा, किसका टॉपिक देखा कि अगर यहाँ पे हम
कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेते हैं। इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, if we introduce dielectric medium of constant k, ठीक है, in space between S1 and S2, तो जो आपका S1 और S2 का जो स्पेस है, अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, देन व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू S1। अब देखो, अब जो आपका मीडियम इंट्रोड्यूस करवा रखा है वो यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रखा है, इस जगह में कर रखा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि S1 और S2 के बीच का जो फ्री स्पेस है उसमें मैं मीडियम इंट्रोड्यूस करता हूं, और फर्क किस में पड़ रहा है, कह रहा है कि अंदर वाले में, इस S1 के अंदर वाले में क्या फर्क पड़ेगा फ्लक्स में। अब देखो यहाँ तो कुछ है नहीं ना, यहाँ तो तुमने कुछ इंट्रोड्यूस करवा नहीं रखा है, तो इसमें तुम कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेके आओ चाहे कुछ, तो इसके अंदर अगर कुछ इंट्रोड्यूस होता तो इसको फर्क पड़ता, तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप बोलेंगे देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स ऑफ S1 के फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। आपने सिंपल सी बात करी, क्योंकि मीडियम वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो रखा है, यहाँ इंट्रोड्यूस हो रखा है, ना कि इस जगह पे इंट्रोड्यूस हो रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख करके हमें डरा देते हैं। इस टाइप का तुम्हें बुक में इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ही, ऐसे इसको देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, स्ट्रक्चर डरा देते हैं। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, स्ट्रक्चर देख के डर लगता है कि भयंकर पता नहीं क्या होने वाला है इसमें। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिया है बुक के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कर रखा है उसने, मान लो इधर मैंने प्लस Q1 रख दिया, इधर प्लस Q2 रख दिया, इधर माइनस Q3 लिख दिया, इधर प्लस Q5 लिख दिया, इधर माइनस Q4 लिख दिया, इधर एक कॉइन रख दिया, ये कॉइन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाता है कि किसी फिगर के अंदर क्वेश्चन ऐसा है, फिगर में Q1 Q2 Q3 इस तरीके से चार्जेस हैं, और एक न्यूट्रल कॉइन है, न्यूट्रल कॉइन दिया हुआ है बच्चों। आपसे कह देता है कि इसके अंदर एक न्यूट्रल कॉइन है, और ये Q1 Q2 Q3 इसके स्ट्रक्चर के अंदर है, बाहर Q5 और Q4 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लक्स क्या होगा। आप डायग्राम बना लो ना, क्या इतना लिखना है, इतना क्वेश्चन इतना लंबा छोड़ा। क्या कहा कि फिगर में आपको दिख रहा है, वो दिख ही रहा है, Q1 Q2 Q3 इसके अंदर है, और Q4 और Q5 इसके बाहर है। इसके अंदर एक कॉइन इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जो कॉइन न्यूट्रल है, तो फ्लक्स क्या होगा। अरे भाई, ये पूरी जो सरफेस हो गई, इसके अंदर जो चार्ज है मुझे उसमें इंटरेस्ट है। गॉस ने कहा था phi = Q/ε0 में, गॉस ने बोला था कि हमें वो चार्ज देखने हैं जो चार्जेस कहाँ होते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर होते हैं। बाहर वाले चार्जेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो Q4 Q5 में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। और साथ में जो कॉइन है, कॉइन न्यूट्रल है। अगर कहता कि क्वेश्चन ऐसा पूछ देता, मान लो भयंकर सा डायग्राम बना देता और बोल देता कॉइन के पास इतना चार्ज है, कोई टर्म बोल देता Q5 या 2 कूलम का चार्ज है, मान लो इस पे बोल देता 5 2 3 ऐसे, इसके बाद भी कुछ दे देता, तो आप उस कॉइन के चार्ज को ऐड कर देते। पॉजिटिव चार्ज होता तो ऐड कर देते, नेगेटिव चार्ज होता तो सब्सट्रैक्ट कर देते। अभी उसने बोला है कि कॉइन जो है वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे देखो, आपने सोल्यूशन क्या करना है, देखो भाई, इन बाहर वाले चार्जेस से तो कोई लेना देना है नहीं, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया, Q1 + Q2 - Q3। बाउंड्री बना देता हूँ इसकी। तो फ्लक्स क्या होता है, phi = Q/ε0।
तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये भयंकर सा डायग्राम बना करके देखकर डर लग जाता है मैंने क्या जो कहना चाह रहा है। कुछ नहीं करना है, सरफेस कैसी भी हो, स्टार्टिंग से जो फॉलो कर रहा है उन्होंने देखा होगा, मैंने कहा था आर्बिट्री शेप के लिए बोलता है, तो हमको उस चार्ज में इंटरेस्ट है जो चार्ज ये सरफेस इनक्लोज कर रही है और कॉइन न्यूट्रल है। इसके पास अगर मान लो कहता, सपोज मैं एग्जांपल के लिए कह देता हूँ कि मान लीजिए कॉइन के पास Q6 चार्ज है, कहता अगर पॉजिटिव है तो मैं प्लस Q6 लिख देता है यहाँ पे, और इस पे नेगेटिव Q6 चार्ज है बोल रहा था तो मैं माइनस, अगर वो कहता तो मैं ऐसा करता, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चार्ज कैसा है, न्यूट्रल। चलिए थैंक यू।